नमस्कार साथियों, आपके अपने परिवार एमएससी टेक्नो पॉइंट में आपको सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आज पर देखते हैं पेट के महासंग्राम में जीके तथा जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह में भाग 4 जो यूपी ट्रिपल एससी पेट में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, साथ में जो पुलिस का पेपर होगा उससे लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, और प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन भी है, साथ में नए क्वेश्चनों का संग्रह भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और चलते हैं बढ़ते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं, की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है सी बेंडा, ऑप्शन बी है अल्टमैन, ऑप्शन सी है कैमिलो गाल्जी, ऑप्शन डी है बोबेरी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाता है वो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की गई थी वो अल्टमैन के द्वारा की गई थी, ठीक है। लेकिन इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया था, माइटोकॉन्ड्रिया जो इसका नाम रखा गया था, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसके द्वारा रखा गया था? सी बेंडा के द्वारा। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी बेंडा ने दिया था। कैमिलो गाल्जी ने गाल्जी काय की खोज की थी? गाल्जी काय की खोज किसने की थी? गाल्जी काय की खोज की थी? कैमिलो गाल्जी ने। बोबेरी ने किया था, बोबेरी के द्वारा जो खोज की गई थी वो की गई थी तारक काय की। तारक काय, सेट्रोसोम, जिसे क्या बोलते हैं? सेट्रोसोम। तारक काय की खोज बोबेरी के द्वारा की गई थी, आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जब मेंडल, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मेंडल है, मंडल लिखा गया है तो ये मेंडल है ना, ध्यान रखिएगा मेंडल। जब मेंडल ने एक संकरी क्लास के लिए लंबे पौधे कैपिटल टी और बौने पौधे स्मॉल टी, शुद्ध बौना और शुद्ध लंबे पौधे के बीच क्रॉस कराया तो प्राप्त परिणाम में लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होगा? ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है 1:2:1, ऑप्शन बी 2:1, ऑप्शन सी 3:1, ऑप्शन डी 1:3:1। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 3:1 हो जाता है। अगर ये जिन अनुपात पूछा होता तो वो क्या हो जाता? ऑप्शन नंबर डी हो जाता 1:3:1। ये जिन अनुपात होता, ठीक है। कैसे देख लेते हैं। अगर देखो इस टी का क्रॉस इस टी के साथ होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, ये कृत्रिम क्रॉस होगा। फिर इस टी का क्रॉस इसके साथ होगा तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, और इस टी का क्रॉस इस टी के साथ होगा तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, और इस टी का क्रॉस इस टी के साथ होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। यहाँ से देखा जाए तो अनुपात आपको नहीं मिलता है। फिर इसमें स्वपरासरण की क्रिया होती है दोनों में, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी के मध्य में, एक कैपिटल टी स्मॉल टी और फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस टी का इस टी से होता है तो कैपिटल टी प्राप्त हो जाता है, इस टी का इस टी से होता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होता है, फिर इसका ऐसे होता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी होता है, और लास्ट वाला टी से होता है तो स्मॉल टी हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य हमें क्या मिल जाता है, यहाँ से आप देख लीजिए क्या हो जाता है। फिर से करा देते हैं, कैपिटल टी और इसका क्रॉस कराते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी से, तो यहाँ से हो जाता है कैपिटल टी के साथ मिलेगा और एक कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ मिलेगा तो आपका क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल टी होगा, ध्यान रखिएगा। कैपिटल टी से मिलेगा तो कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी फिर कैपिटल सी तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा, और स्मॉल टी से तो स्मॉल टी। तो देखो इसमें जो लक्षण प्रारूप दिखेगा वो क्या दिख जाएगा? कैपिटल टी आपका क्या दिखा है? लक्षण प्रारूप में कितने लंबे पौधे हैं, तो ए लंबा पौधा, ए लंबा पौधा, ए लंबा पौधा, तो 3 लंबे पौधे हो जाते हैं और एक छोटा पौधा हो जाता है। तो इसका जो लक्षण प्रारूप होता है वो 3 समूह 1 हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर होता वो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर था, है ना। जिन प्रारूप की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे आपका जिन प्रारूप अलग हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से कौन सा रोग होता है? ध्यान रखिएगा, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन ए मधुमेह, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी रक्त अल्पता, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाता है वो क्या हो जाता है हमारा? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बी और सी दोनों हो जाएंगे, ठीक है। एनीमिया भी क्या होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, और रक्त अल्पता भी हीमोग्लोबिन के कमी से होता है, दोनों एक ही चीज़ है। और मधुमेह की बात करें तो मधुमेह क्या होता है? आपका इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है? मधुमेह। इंसुलिन की कमी के कारण क्या होता है? मधुमेह होता है। याद रखिएगा, इंसुलिन की कमी के कारण क्या होता है? मधुमेह रोग हो जाता है। चलिए, जिसे डायबिटीज भी बोलते हैं।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए विलियम हार्वे, ऑप्शन बी कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन सी वीनर, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है? रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कार्ल लैंडस्टीनर की बात करें तो इसने ब्लड समूह की खोज की थी, रक्त समूह की। क्या किया था? रक्त समूह की खोज किया गया था इसके द्वारा। रक्त परिसंचरण की खोज किसके द्वारा की गई? विलियम हार्वे के द्वारा। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा। और याद रखिएगा वीनर तथा कार्ल लैंडस्टीनर दोनों ने मिलकर किसकी खोज की थी? आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर दोनों के द्वारा मिलकर खोजा गया था। किसकी? आरएच फैक्टर की। तो याद रखिएगा विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र, कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह। रक्त समूह कौन से? ए बी और ओ और आपका बी, ये चार, ए बी और ओ, ये चारों रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। वीनर और कार्ल लैंडस्टीनर ने आरएच फैक्टर की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मनुष्य में पाचन तंत्र की क्रियाओं का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए है अंतःग्रहण, पाचन, समांगीकरण, अवशोषण, मल परित्याग। याद रखिएगा ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी कह रहा है मल परित्याग, स्वांगीकरण, अवशोषण, पाचन तथा अंतःग्रहण। ऑप्शन सी कह रहा है अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल परित्याग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसको हम अंग्रेजी में आपको बता देते हैं जिससे आपको ध्यान में रहेगा, है ना। इसको बोलते हैं इंगेशन, पहले अंतःग्रहण को इंगेशन, इसको डाइजेशन बोलते हैं, पाचन को डाइजेशन बोलते हैं, इसको अवशोषण को एब्सॉर्प्शन बोलते हैं, और स्वांगीकरण को एसिमिलेशन बोलते हैं, और मल परित्याग को बोलते हैं डिफेक्शन, है ना। डिफेक्शन बोलते हैं मल परित्याग को। तो ये चार ऑप्शन आपको ध्यान में रखने हैं। पहले सबसे पहले हम भोजन को ग्रहण करते हैं, फिर उसका पाचन होता है, उसमें हम भोजन को जो ऊर्जा होती है उसको अवशोषण किया जाता है, उस अवशोषण को अलग अलग हिस्सों में पहुंचा देता है, स्वांगीकरण होता है, उसके बाद लास्ट में क्या हो जाता है? मल परित्याग हो जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पांचवें का क्या हो जाएगा? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्राव होता है? किस हार्मोन्स का स्राव होता है? यहाँ पे उसका नहीं, स्राव। यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या होगा? स्राव। ठीक है, किस अंग का, किस हार्मोन्स का स्राव होता है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी रिलैक्सिन, ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी, है ना। मादा जनन अंग से तीनों स्रावित होते हैं, और पुरुष से कहें तो पुरुष से बस एक ही होता है, टेस्टोस्टेरॉन। क्या होता है? टेस्टोस्टेरॉन, तो टेस्टोस्टेरॉन जो होता है वो किससे होता है? आपका पुरुष से होता है। याद रखिएगा टेस्टोस्टेरॉन पुरुष से होता है, बाकी सभी क्या होते हैं? मादा से होती हैं। अब मादा में एस्ट्रोजन भी पाया जाता है, एस्ट्रोजन आपको ध्यान रखना है, और मादा में प्रोजेस्टेरॉन भी पाया जाता है। प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम होता है? प्रोजेस्टेरॉन जब जो स्रावित होता है हार्मोन्स, वो एस्ट्रोजन की सहायता से होता है, और इस एस्ट्रोजन हार्मोन्स का काम होता है स्तन को बढ़ाना, है ना। स्तन का विकास करना, स्तन का क्या करना? विकास करना। ध्यान रखिएगा स्तन का विकास करने का कार्य किसका होता है? इस प्रोजेस्टेरॉन का होता है। रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, और रिलैक्सिन हार्मोन्स का क्या होता है? जो गर्भावस्था होता है ना, गर्भावस्था में जो ग्रीवा होती है, ग्रीवा के मुंह को चौड़ा करना, है ना। बच्चे को पैदा होने में आसानी हो, जिससे ग्रीवा के मुंह को क्या करता है? चौड़ा करने का काम। और वहाँ पे रिलैक्सिन हार्मोन्स होकर उसको क्या बनाया रहता है? मुलायम बनाया रहता है, नमी बनाया रहता है। तो रिलैक्सिन हार्मोन्स का काम होता है ग्रीवा का मुख को चौड़ा करना, ग्रीवा के मुख को चौड़ा करना, और उसको वहाँ पे चिपचिपा बनाए रखना, जिससे कि बच्चे का जन्म आसानी से हो सके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन से बढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लें, एस्ट्रोजन के बारे में। तो एस्ट्रोजन क्या होता है? एस्ट्रोजन अंडवाहिनी जो होती है, ओविडक्ट, जिसको अंडवाहिनी यानी इंग्लिश में बोलते हैं ओविडक्ट, इसके जो परिवर्धन है ना, इसका पूर्ण परिवर्धन करने का काम करता है। इसके पूर्ण परिवर्धन का कार्य क्या करता है? पूर्ण परिवर्धन का कार्य किसका करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स के द्वारा होता है पूर्ण परिवर्धन का काम, अंडवाहिनी का। ठीक है, रिलैक्सिन के बारे में मैंने बता ही दिया। रिलैक्सिन से एक हार्मोन्स होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस जो निकलता है वो क्या करता है? रिलैक्सिन हार्मोन्स के द्वारा होता है, और मुलायम करता है किसको? गर्भ होता है, गर्भाशय होता है, गर्भाशय की जो ग्रीवा होती है, इस ग्रीवा के मुख को चौड़ा बना के रखता है, जिससे क्या बच्चों का जन्म आसानी से हो जाए। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
डी सही हो जाएगा, सभी कथन सत्य हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा हो रहा है मनुष्य में? ठीक है, ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी सेरिबेलम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाता है वो क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए सेरिब्रम जो होता है ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण करता है। बात करें थायराइड की, तो थायराइड जो है ग्रंथि का, इसके जो अधिकता होती है, अगर थायराइड ग्रंथि जो पाई जाती है, पहले ये ध्यान लिखिए, थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है और जो हमारी गले में होती है ना, लैरिक्स होती है, लैरिक्स के नीचे दोनों तरफ पाई जाती है ना, पुरुषों महिलाओं दोनों में पाई जाती है ये थायराइड ग्रंथि, है ना, गले में। ठीक है, याद रखिएगा। और ये गले में पाया जाता है और इसकी अधिकता, जब थायराइड ग्रंथि से अधिकता होती है ना, थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है, इसकी अधिकता के कारण क्या हो जाता है? अधिकता के कारण, जो इसके अधिक स्रावित होने के कारण, इस कंडीशन में आपका जो चिंता होती है, चिंता है ना, चिंता बढ़ हो जाती है, घबराहट होता है, क्या होता है? घबराहट होता है, घबराहट भी होता है। और साथ में आपका क्या बढ़ जाता है? बाल झड़ना होता है, चिंता हो गया, घबराहट हो गया, ये सारी घटनाएं इसी में होती है ना। अनिद्रा, नींद नहीं लगता है, ये सारी थायराइड ग्रंथि की अधिकता के कारण होता है। बात करें सेरिबेलम की, तो ये शरीर को संतुलित बना के रखने का कार्य करता है। सेरिबेलम क्या करता है? शरीर को संतुलित बना के रखने का कार्य करता है। बात करें ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो कोई बात ही नहीं है। बात यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, सेरिबेलम, सेरिबेलम शरीर को संतुलित बनाने का कार्य करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8वां कहता है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। ऑप्शन ए 90 से 60, 90/60, 80 से 120, 140 से 160, 120 से 80। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कहाँ कितना होता है? 120 से 80 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? याद रखिएगा, बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है पूछ रहा है। जैसे आपका कोरोना है, वो श्वसन तंत्र से संबंधित है, उसी पे इफेक्ट डालता है। तो ऐसी कौन सी बीमारियां है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है डायरिया, ऑप्शन बी है टीबी, ऑप्शन सी निमोनिया, ऑप्शन डी क्लोम। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाता है। निमोनिया जो है श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। ठीक है, अब बात करें डायरिया की। डायरिया जो जीवाणु विषाणु दोनों से होती है और इसमें क्या होता है? आपका जो पतला होता है ना, चाहे वो पशु हो चाहे इंसान हो, जिसमें भी होता है, ज़्यादातर पशुओं में होता है। तो डायरिया के कारण क्या होता है? उनकी जो लेट्रिन होती है वो क्या होती है? पतली हो जाती है। और इसमें अगर सही समय पर इलाज ना हो तो पशुओं की मौत भी हो जाती है ज़्यादा दिक्कतें आने से। ठीक है, बात करें टीबी। टीबी को हम क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं, टीबी को जो क्षय रोग कहते हैं। और जो टीबी होता है वो माइकोबैक्टीरियल है ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो होता है ना, इससे होता है। माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस जो इसका जीवाणु होता है, जीवाणु होता है, उसके द्वारा टीबी होता है। टीबी के लिए जो हम यूज करते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा ये होने वाला रोग है और इसमें बीसीजी का टीका का उपयोग किया जाता है। बीसीजी के टीके के द्वारा हम इसको इलाज कर सकते हैं। बीसीजी का टीका यूज करते हैं, याद रखिएगा, बीसीजी का टीका। अब बीसीजी के टीके का पूरा नाम होता है बैसिलस कालमेट गुरिन। क्या हो जाता है? बैसिलस कालमेट गुरिन का उपयोग किया जाता है। आपको मैंने बताया माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस जो होता है उसके कारण, उस जीवाणु कारण ही क्या होता है? टीबी होता है। चलिए अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है? ऑप्शन ए न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं करना, ऑप्शन बी एक किताब पर प्रतिबंध, ऑप्शन सी रात 9 बजे के बाद लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध, ऑप्शन डी भाषण तैयार करना। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन दिख ही रहा है कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। न्यूनतम मजदूरी का भुगतान अगर हम नहीं करते तो हम उसके क्या करते हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार जो उसका है उसका शोषण करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है? एक मौलिक अधिकार हो जाता है जिसका हम उल्लंघन करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ऑप्शन ए समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन डी
शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है ये मानव के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का काम करता है। समानता का अधिकार की बात कर लें तो समानता का अधिकार 14 से 18 तक है, आपको याद रखना है 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। शोषण का अधिकार आपका याद होना चाहिए 23 से 24, 23 और 24 जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। बात करें शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार तो ये हमारा क्या होता है, ऑप्शन हमारा 29, 30, 29 और 30, 29 और 30 क्या होता है, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार हो जाता है। चलिए ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाता है। किसमें, 21 में हमारा जीवन का है, जिसमें क्या है, प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का अधिकार है। और इसी में हमारा 21 ए भी जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार है ना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार जोड़ा गया, इसी में जोड़ा गया 2002 में। कब जोड़ा गया, 2002 में। 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा भी इसी में जोड़ा गया, अनुच्छेद 21 ए में। ठीक है, आर्टिकल 21 ए में, ये भी याद रखिएगा। बात करें 19 में तो 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है ना। 19 में हमारा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। और 19 की बात करें स्वतंत्रता का अधिकार में हमारा क्या हो जाता है, इसी में 19 ए हो जाता है, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता है ना, जिसमें प्रेस आ जाता है। ठीक है, आगे बात करें 20 की, आर्टिकल 20 की बात करें तो इसमें अपराधों के लिए के दोष सिद्धि के विषय में बताया गया है। किस में बताया गया है, जो अपराध है अपराधों के दोष सिद्धि के बारे में बताया गया है कि आप अपराध करते हैं तो आपके लिए दोष सिद्धि क्या होगा, आपको क्या दोषी, किस अपराध के लिए क्या दोष दिया जाएगा, कितनी सजा दी जाएगी, इसके बारे में आर्टिकल नंबर 20 में बात की जाती है। बात करें आर्टिकल नंबर 22 की तो 22 में बंदीकरण की दशा में संरक्षण की है। मतलब बंदीकरण, आपको अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है, ध्यान रखिएगा, बंदीकरण का मतलब अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उस दशा में आपको क्या क्या संरक्षण दिया जाएगा, आपको क्या क्या संरक्षित किया जाएगा, ये आर्टिकल 22 में कहता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति से संबंधित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 380, ऑप्शन बी अनुच्छेद 315, ऑप्शन सी अनुच्छेद 60, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 51 हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, अनुच्छेद 51 है ना। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 51 जो हो जाता है हमारा राइट आंसर हो जाता है इसका। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बाकी ऑप्शन की। बात करें तो आर्टिकल नंबर जो 380 हो जाता है वो वित्तीय आपात से संबंधित है। किससे संबंधित है, वित्तीय आपात से, ध्यान रखिएगा, वित्तीय आपात से संबंधित है हमारा आर्टिकल नंबर 380 की बात करें। ठीक है, बात करें 315 की तो इसमें यूपीएससी से संबंधित है, यूपीएससी सिविल सेवा सर्विसेज से संबंधित हमारा किस में हो जाता है, इसमें हो जाता है। बात करें आर्टिकल नंबर 60 की तो आर्टिकल नंबर 7 में शपथ है, किसका, राष्ट्रपति का शपथ, राष्ट्रपति का शपथ, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। राष्ट्रपति का शपथ के बारे में किया गया है आर्टिकल नंबर 60 में। तो ये हमारे ऑप्शन हो जाते हैं इसके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है। याद रखिएगा, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है। ऑप्शन ए है अर्धसंघी, ऑप्शन बी है एक एकात्मक राज्य, सी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का एक महासंघ, ऑप्शन डी एक संघ राज्य। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक संघ राज्य के रूप में भारत को कहते हैं। पहली लाइन प्रस्तावना की जब आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है हम भारत के लोग भारत को, है ना, तो हम भारत के लोग भारत को एक गणराज्य, या हम बोलते हैं कि भारत एक राज्यों का संघ है। क्या बोलते हैं, भारत एक राज्यों का संघ है। तो याद रखिएगा, ये याद रहना चाहिए कि भारत एक राज्य का संघ है, यानी एक संघ राज्य के लिए ये सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है इसके बारे में देखते हैं। 15, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। ऑप्शन ए साइकिल का ब्रेक, ऑप्शन बी नींबू निचोड़ने की मशीन, ऑप्शन सी मनुष्य का हाथ, ऑप्शन डी ए और बी दोनों।
तो इसका जो सही जवाब हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। साइकिल का ब्रेक जो हो जाता है वो प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। अब उत्तोलक की बात कर लें तो प्रथम प्रकार का उत्तोलक क्या होता है, प्रथम प्रकार के उत्तोलक को हम बोलते हैं EFW, है ना, ये होता है प्रथम प्रकार का उत्तोलक। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में जो इफोर्ट होता है, जो प्रयास होता है और जो भार होता है वो किनारे किनारे पे होता है, बीच में क्या होता है, फिक्स पॉइंट होता है। तो जो आलम्ब होता है वो कहाँ होता है, बीच में होता है, यानी फिक्स पॉइंट जो होता है बीच में। और साइकिल के ब्रेक में वैसे ही होता है। देखो आप जब ब्रेक लगाते हो तो वहाँ पे आप बल लगाते हो, इफोर्ट करते हो, बीच में उसका एक पॉइंट होता है जहाँ पे वो जोड़ा होता है और लास्ट में उसके भार हो जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाता है वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाता है, साइकिल का ब्रेक। अब बात करें नींबू निचोड़ने की मशीन, ये हमारा किसका हो जाता है, ये द्वितीय प्रकार का उत्तोलक हो जाता है। क्या हो जाता है, ये याद रखिएगा, कैसा हो जाता है, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक होता है, सेकेंड प्रकार का उत्तोलक हो जाता है। कैसे, सेकेंड प्रकार के उत्तोलक में जो होता है आपका इफोर्ट होता है ना, इफोर्ट होता है, वेट बीच में होता है और फिक्स पॉइंट लास्ट में होता है। जैसे आपका नींबू निचोड़ने की मशीन में फिक्स पॉइंट आपका लास्ट में, बीच में नींबू होता है और आप एक सिरे पे क्या लगाते हो, इफोर्ट लगाते हो। ये सेकेंड प्रकार का उत्तोलक हो जाता है। थर्ड प्रकार का जो उत्तोलक होता है, थर्ड प्रकार के उत्तोलक में आपका क्या हो जाता है, इसमें जो इफोर्ट होता है ना, ई, वो कहाँ चला जाता है, बीच में हो जाता है और आपका जो फिक्स पॉइंट है वो एक तरफ हो जाता है और आपका वेट भी एक किनारे हो जाता है। तो ये आपका कहाँ देखा जाता है, जैसे आपके हाथ की कोहनी होती है, हाथ की कोहनी तृतीय प्रकार के उत्तोलक का एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि प्रथम प्रकार में क्या होता है, आपका जो फिक्स पॉइंट होता है वो बीच में होता है। सेकेंड प्रकार के उत्तोलक में वेट आपका मध्य में होता है और इफोर्ट और फिक्स पॉइंट किनारे के होते हैं। और जो तीसरे प्रकार का उत्तोलक होता है, तृतीय प्रकार का, उसमें आपका आयास जो होता है, आयास जिसको इफोर्ट आप बोलते हो, आयास वो बीच में होता है और फिक्स पॉइंट और वेट जो होता है वो किनारे किनारे पे होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि किस उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ध्वनि ऊर्जा में किया जाता है। ऑप्शन ए है माइक्रोफोन, ऑप्शन बी सितार, ऑप्शन सी लाउड स्पीकर, ऑप्शन डी विद्युत मोटर। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लाउड स्पीकर जो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, आपका ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। बात करें माइक्रोफोन की, तो माइक्रोफोन क्या करता है, माइक्रोफोन आपके ध्वनि ऊर्जा, जब हम फोन पे बात करते हैं तो हमारी आवाज़ को वो ग्रहण करता है और उसको इलेक्ट्रिक वेव में बदल के कहाँ भेजता है, दूसरे व्यक्ति के पास। तो माइक्रोफोन का काम होता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, सॉरी, ये आपका जो ध्वनि ऊर्जा है ना, ध्वनि ऊर्जा है, इस ध्वनि ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत में। ठीक है, ध्वनि को विद्युत में बदलने का कार्य माइक्रोफोन का है। सितार का बात करें तो ये यांत्रिक ऊर्जा को क्या बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है ध्वनि ऊर्जा में। किस में बदलता है, ध्वनि ऊर्जा में। सितार का काम है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना। लाउड स्पीकर का हमने बता ही दिया कि विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, ध्वनि ऊर्जा में। और विद्युत मोटर क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में। किस में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में। याद रखिएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। अगर वीडियो, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करिए, अभी जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिले। आप वीडियो लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का, और भी अच्छा टॉपिक लाने का, और भी अच्छे से क्वेश्चन को डिटेल करने का। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल पे। अगर आप नए विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए है 3.6 × 10⁵ ऑप्शन बी है 3.6 × 10⁴ जूल, ऑप्शन सी है 36 × 10⁶ जूल, ऑप्शन डी है 36 × 10⁵ जूल। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाता है, 36 × 10⁵ जूल। कैसे होता है देखिए, अगर 1 किलोवाट घंटा की बात करें तो देखो, अब यहाँ से हम 1 किलोवाट घंटा की बात करें तो किलो को लिखेंगे 1000, वाट को वाट रहने देते हैं, घंटा को हम क्या लिख सकते हैं 60 × 60, सेकेंड में आ जाएगा ये। तो जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा 3600, 3600 पे 3 शून्य और। ठीक है, तो ये बचेगा क्या, वाट सेकेंड, और वाट सेकेंड बराबर किसके होता है, जूल के। तो इसकी जगह पे हम जूल रख देंगे और 36 को लिख सकते हैं 36 × 10 के पावर 5 है तो 5 जूल। वाट सेकंड की जहाँ पे क्या लिख देंगे, जूल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 36 × 10⁵ जूल इज द राइट आंसर।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। क्वेश्चन नंबर 18वां क्या कहता है कि जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में होता है। ऑप्शन ए कमी प्रतीत होती है, ऑप्शन बी भार में वृद्धि प्रतीत होता है, ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन डी भारहीनता होती है। तो याद रखिएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि देखो जब कोई लिफ्ट है और वो एक समान वेग से या तो ऊपर जाए या तो नीचे जाए तो उसके जो पिंड का भार है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर एक समान वेग से जाता है, ध्यान रखिएगा एक समान वेग की बात हो रही है, अगर असमान वेग कहेगा तो परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन एक समान वेग से कह रहा है तो होगा। अगर देखो अब अगर असमान वेग से वो नीचे आ रही तो उस समय भार में क्या होगा? कमी महसूस होगा। और अगर वो एक असमान वेग से ऊपर जा रही तो भार में क्या होगा? वृद्धि महसूस होगा। और अगर लिफ्ट का जो रस्सी है जिससे वो जुड़ा है तार, वो अगर टूट जाए और लिफ्ट अनियंत्रित रूप से नीचे गिरने लगे तेजी से, तो उस समय उसमें स्थित भार की जो वेट होगा, भार होगा, उसका जो क्या महसूस होगा? भारहीनता की होगी। तो याद रखिएगा जब वो टूट जाएगा क्या हो जाएगा? टूट जाने पे ये होगा। और अनियमित वेग से, है ना, अनियमित वेग से वो क्या जाए? ऊपर जाएगा अनियमित वेग से, तो ये भार में वृद्धि होगी। और अनियमित वेग से वो नीचे आएगी तो भार में कमी होगी। अगर एक समान से आएगी, एक समान से, तो क्या होगा? भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि प्रकाश को अवरोध के किनारों पर थोड़ा मोड़कर उसके छाया में प्रवेश करने की घटना को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन बी है प्रकाश का व्यतिकरण, ऑप्शन सी है प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन डी है प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रकाश का विवर्तन होता है ना। प्रकाश जब कहीं किसी के बीच में आती है तो वो किनारों से मुड़ के थोड़ा आगे चली जाती है, तो उसे प्रकाश का विवर्तन बोला जाता है। प्रकाशीय प्रकीर्णन की बात करें तो प्रकाश का प्रकीर्णन आपने सुना होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है फाइबर ऑप्टिक्स में। और प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही आसमान का रंग कैसा दिखता है? नीला दिखता है। और साथ में प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्या दिखता है? लाल दिखाई देता है, उसके पास के बादल, है ना। और इसके अलावा प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा जो गर्मी के दिनों में मरीचिका बनती है, वहाँ पे भी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही वो स्थिति आती है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब प्रकाश की व्यतिकरण की बात करें तो प्रकाश की व्यतिकरण का मतलब जब एक आवृत्ति होती है, एक अलग आवृत्ति की ध्वनि और दूसरी अलग आवृत्ति की ध्वनि एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, तो उसे प्रकाश का व्यतिकरण कहा जाता है ना। अलग अलग फ्रिक्वेंसी एक के ऊपर चढ़ जाए तो उसे क्या बोला जाता है? प्रकाश का व्यतिकरण। जैसे कभी आप फ़ोन पे बात करते हो तो आपको लगता है कि मैं बोल रहा हूँ और अलग से कोई एक और आवाज़ आ रही है, मतलब दो लोगों की आवाज़ें एक साथ आपको सुनाई देती, वो घटना जो है वो प्रकाश का व्यतिकरण ही होता है, ठीक है। अब बात करें प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश की अपवर्तन की बात करें तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण आपको तारे जो हैं टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। बाल्टी में जो सिक्का है, सिक्का या बाल्टी का जो सतह है पानी से भरा हुआ, उसमें आपको बाल्टी की सतह ऊपर महसूस होती है। अगर उसमें कोई राड डाल देते हैं तो हमें राड टेढ़ी महसूस होती है। ये सारी घटनाएं प्रकाश का अपवर्तन की घटना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि यदि कोई वस्तु 40 डिग्री पर के कोण पर झुके दो समतल दर्पण के बीच रखी गई हो तो उससे बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 11। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या होता है? जो संख्या होती है, अगर कोई दो समतल दर्पण है ना, किसी कोण पे झुक जाते हैं, ऐसे झुके हैं, है ना, यहाँ पे, और इनके बीच में क्या बना है? कोई वस्तु हमने रख दिया है, तो जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी वो क्या हो जाएगी? 360 बटे जो कोण झुका होगा 40, तो 40 करेंगे तो कट जाएगा, 4 9 36, तो 9 प्रतिबिंब। कितने बनेंगे? प्रतिबिंबों की संख्या 9 होगी। लेकिन इसी में आपको ध्यान रखना है कि देखो दो समतल के बीच में रखी गई हो वस्तु, है ना, कहीं पे भी रखी गई हो, बातें है। अगर इसमें क्वेश्चन में बोल दिया कि जो दर्पण के बीच में रखी गई वस्तु वो कहाँ रखी गई है, वो दोनों के समद्विभाजक पे रखी गई है। समझ रख, दोनों समतल दर्पण जो झुके हैं उनके समद्विभाजक मतलब बिल्कुल सेंटर में रखी गई है, बिल्कुल जैसे कि जितना दूर इधर से इतना इधर से। तो जब बिल्कुल सेंटर में हो जाएगा तो हमारा हो जाता है 360 बटे थीटा, थीटा की वैल्यू 40 माइनस 1, यानी इसको काटेंगे 9 आएगा, 9 में से 1 जाएगा 8। तब उस कंडीशन में 8 होगा जब बोलेगा समद्विभाजक पे रखी गई है तब। अगर समद्विभाजक नहीं बोला है, बस बोला है बीच में रखी गई है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? 9 होगा। याद रखिएगा, समद्विभाजक शब्द बोलेगा तो आपको 8 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 21 कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में केवल गैसें हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 4, ऑप्शन नंबर बी पहले आवर्त में, ऑप्शन नंबर सी दूसरे आवर्त में, ऑप्शन नंबर डी तीसरे आवर्त में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, सॉरी ऑप्शन नंबर बी पहले आवर्त में। किस में हो जाएगा? पहले आवर्त में। देखो क्यों? क्योंकि जो हमारा आवर्त सारणी है ये हमारा आवर्त सारणी बनता है, तो इस आवर्त सारणी में मात्र एक ऐसा ही तत्व है, कौन सा? आपका हाइड्रो, यहाँ से ये बना लीजिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है और यहाँ पे हीलियम, और हाइड्रोजन और हीलियम दोनों क्या होती हैं? गैसें होती हैं। इसके बाद जब भी आएंगे हमारा लिथियम आता है और धातु हो जाती है, गैस नहीं होती है। तो इसके बाद जितने भी हमारे आवर्त आएंगे वो सभी आवर्तों में क्या होगी? धातु अधातु बाकी चीज़ें होंगी। लेकिन जो पहला आवर्त होता है जिसमें दो ही धातुएं, दो ही तत्व हैं और वो दोनों क्या हैं? गैसें हैं। एक इधर हाइड्रोजन होता है पहले समूह में और दूसरे इधर 18वें या 0 समूह जिसको बोलते हैं उसमें हीलियम होता है। तो हमारा पहला आवर्त ही ऐसा है जिसमें क्या होते हैं? गैसें होती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए बाहुभद्र, ऑप्शन बी स्थूलभद्र, ऑप्शन सी ऋषभनाथ, ऑप्शन डी अजितनाथ। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखो दिगंबर संप्रदाय की पूछा है तो क्या हो जाएगा? बाहुभद्र हो जाएगा। ठीक है, स्थूलभद्र की बात करें तो ये श्वेतांबर संप्रदाय के थे। किसके थे? श्वेतांबर के, याद रखिएगा श्वेतांबर के कौन थे? स्थूलभद्र थे। ठीक है, अब बात करें ऋषभनाथ, ऋषभनाथ जैन धर्म के संस्थापक के रूप में थे। संस्थापक कौन है? संस्थापक जैन धर्म के जो है वो कौन है? ऋषभनाथ हैं। ठीक है, अजितनाथ की बात कर ली जाए तो ये दूसरे थे, दूसरे नंबर के जो थे ऋषभनाथ थे। और यहाँ पे बात करें ऋषभनाथ के संस्थापक थे और इनका जो चिन्ह था वो चिन्ह आप याद रखिएगा, कभी भी पूछ दिया जाता है तो इनका चिन्ह था आपका सांड। क्या था? सांड। सांड यानी बैल, याद रखिएगा, सांड यानी बैल इनका चिन्ह था। बात करें अजितनाथ का तो अजितनाथ का क्या था? हाथी था। अजितनाथ का क्या था? हाथी था। ठीक है, बात करते हैं, आप याद रखिएगा श्वेतांबर किसका था? स्थूलभद्र का। बाहुभद्र दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे, ये भी याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हुए वो कौन हुए? 24वें, याद रखिएगा 24वें महावीर स्वामी हुए। कौन हुआ? महावीर स्वामी हुए। और इनका जन्म 540 BC पूर्व हुआ। कब हुआ? 540 BC पूर्व हुआ। और महावीर का जो प्रतीक चिन्ह था इनका सिंह था। प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह हुआ करता था। ठीक है, और बात करें इसके बाद हम अगर पार्श्वनाथ की 23वें हुए, पार्श्व लिखना है ना, एक बार मेरे पास थोड़ी पेन नहीं है, हाथ से लिखना होता है तो इसलिए थोड़ी सी गलती होती है, आप इसको समझिएगा। आपके लिए बहुत कोशिश करता हूँ, ठीक है, कि आपको सारी चीज़ें बता दूँ। पार्श्वनाथ जो थे ये 23वें थे, अनुयायी थे इसके जैन धर्म के। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो आपका क्या होता है? सर्प होता है। इनका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या होता है? सर्प होता है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखते हुए चलोगे। 22वें अरिष्टनेमी थे और उनका क्या था? अरिष्टनेमी का जो था शंख था। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है कि पौधों में जाइलम द्वारा जल का संवहन, यहाँ पे समान नहीं होगा, संवहन होगा, याद रखिएगा, ये गलत हो गया है टाइपिंग, संवहन। ठीक है, जल का संवहन होता है। पौधे में जाइलम द्वारा जल का संवहन होता है। ऑप्शन ए ऊपर से नीचे की दिशा में, ऑप्शन बी नीचे से ऊपर की दिशा में, ऑप्शन सी दोनों दिशाओं में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है वो क्या हो जाता है हमारा? अब इसका सही जवाब बताइए कमेंट बॉक्स में। क्या होगा? जाइलम का नीचे से ऊपर की दिशा में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जाइलम के द्वारा क्या संवहन होता है? जल का तो संवहन होता ही होता है, साथ में आप याद रखिएगा कि खनिज लवणों का भी संवहन होता है। खनिजों का भी संवहन कौन करता है? जाइलम करता है। बात करें फ्लोएम की तो फ्लोएम के द्वारा क्या होता है? जो भोज्य पदार्थ हैं जो पेड़ के द्वारा बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के, उस भोज्य पदार्थ को जो पेड़ है, पेड़ के सभी हिस्सों में पहुँचाने का कार्य किया जाता है फ्लोएम के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है आत्मारंग पांडुरंग द्वारा किस समाज की स्थापना की गई? याद रखिएगा, आत्मारंग पांडुरंग द्वारा किस समाज की स्थापना की गई? ऑप्शन ए आर्य समाज, ऑप्शन बी ब्रह्म समाज, ऑप्शन सी प्रार्थना समाज और ऑप्शन डी है आपका आत्मी समाज। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप बताइएगा इसका सही जवाब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर प्रार्थना समाज की स्थापना सी, है ना। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग द्वारा की गई थी। एक कब की गई थी? 1867 में। याद रखिएगा 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग द्वारा की गई थी। आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज की स्थापना की गई थी आपका
1875 में। कब की गई थी? 1875 में। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। याद रखिएगा, किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती के द्वारा इसकी की गई थी, आर्य समाज की। बात करें ब्रह्म समाज की, तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी और राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। और आत्मी समाज की भी राजा राम मोहन राय के द्वारा ही की गई थी और 1814 में इसकी स्थापना की गई थी। एक समाज होता है हमारा, पूछा जाता है सत्य शोधक समाज। याद रखिएगा, सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज जो था, इसकी स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा। ज्योतिबा फूले के द्वारा कब की जाती है? 1873 में। याद रखिएगा, 1873 में सत्य शोधक समाज। तो आपके सारे ऑप्शन हमने बता दिए। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा होता है। ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा होता है। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग द्वारा किया जाता है, 1867 में इसकी स्थापना हुई थी। और आत्मीय सभा 1814 में किया जाता है, राजा राम मोहन राय के ही द्वारा किया जाता है। और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 में की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, अंतिम क्वेश्चन होगा। अंतिम क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत सरकार द्वारा जारी 50 रुपए के नोट पर क्या प्रदर्शित होता है? आपको बताना है 50 रुपए के नोट पे क्या प्रदर्शित होता है। एलोरा की गुफाएं, रानी की बाग, सांची का स्तूप, रथ के साथ हम्पी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। रथ के साथ हम्पी जो होता है 50 रुपए के नोट पे होता है। बात करें एलोरा गुफाएं, तो ये 20 रुपए के नोट पे होता है। रानी की बाग की बात कर ले तो ये 100 रुपए की नोट पे होता है। और सांची की स्तूप की बात कर ले तो ये 200 रुपए के नोट पे होता है। और बात करें 10 रुपए के नोट पे, तो 10 के रुपए की नोट पे होता है 10 रुपए पे कोणार्क का सूर्य मंदिर। याद रखिएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो होता है वो 10 रुपए के नोट पे होता है। ठीक है, हाथ से लिख रहे हैं चूंकि ये सही नहीं आ पा रहा है, बट आप आवाज़ आ रही है आपको, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर होगा। आप इसको नोट कर लीजिएगा। बात करें 500 पे, तो लाल किला हो जाता है। 500 पे क्या हो जाता है? लाल किला हो जाता है हमारा, है ना, दिल्ली का जो लाल किला है वो। और 2000 पे मंगलयान, 2000 पे मंगलयान। तो ये सारे नोटों का हो गया और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहा। वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आ रही हो, तो शेयर कीजिएगा लोगों में। चलिए ये अगला क्वेश्चन है पिछले वीडियो के में जो हमने होमवर्क में दिया था, आपको बताने थे इसके आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। जीवित कोशिका खोज किसने की थी? तो इसका क्या हो जाएगा? ल्यूवेनहॉक इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसने खोज की थी। बात करें रॉबर्ट हुक की, तो इसने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी और मृत कोशिका की खोज की थी। किसकी की थी? मृत कोशिका की, पेड़ की छाल में, है ना। तो याद रखिएगा, कार्क की छाल में या पेड़ की छाल में, उसको आप ध्यान में रखिएगा, कार्क बोला जाता है। तो रॉबर्ट हुक ने की थी मृत कोशिका की। स्लाइडन और टी स्वान ने क्या दिया था? तो स्लाइडन और टी स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत जो दिया था वो इन्हीं ने दिया था, एम स्लाइडन और टी स्वान ने। एम स्लाइडन और टी स्वान ने दिया था। तो ये हमारा होमवर्क का क्वेश्चन हो जाता है और इसका सही आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। आज के वीडियो के अंत में, आप अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो MSc टेक्नो पॉइंट आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।